Hello students, now in this video we will learn about applications of एम्पियर सर्किटल लॉ। पिछली वीडियो में हमने एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव कर लिया था। अब इस वीडियो में हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस को प्रूव। ठीक है, जैसे हम पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में गॉस लॉ हमने पहले गॉस थ्योरम पढ़ी थी, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस मतलब उससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं गॉस लॉ को यूज कर करके। ठीक है, हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, तो वहीं पर उसी की तरह यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ आता है। तो इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट शेप के जो कंडक्टर्स होते हैं उनके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, या फिर और भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो वो हम देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या है। तो पहला हम फाइंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर, या ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर भी कह सकते हैं हम, स्ट्रेट कंडक्टर। मेन हेडिंग तो इसकी क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ की पहली एप्लीकेशन है स्ट्रेट कंडक्टर वाली, याद रखना। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, देखो बहुत तेजी से देखो, इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं इस टाइप का कुछ, तो वही हम यूज करते हुए यहाँ पर यूज करेंगे उसका। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें करंट आई पास हो रहा है, जिसके कारण इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में होगा। जैसे हम जानते हैं कि अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा, तो वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। We know that current I is in upward direction, then magnetic field will be like this. Okay, so current magnetic field will be anti-clockwise. Now if we consider the length of the conductor is L, then small elements of the conductor will be dl, and at each point of the circular loop the magnetic field will be identical, and similarly the small element of dl element of L length, small element dl will be identical at every place. Now we can see here dl element and magnetic field are aligned in the same direction, because magnetic field and dl element are drawn at the tangential। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सर्कुलर लूप पर वो टेंजेंशियल शेप में इस तरह से होगा ना, हर एक पॉइंट पर। इस तरह से डीएल एलिमेंट भी टेंजेंशियली होगा। तो दोनों जब एक दूसरे के टेंजेंशियली और एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में हैं, तो इन दोनों के बीच बी और डीएल के बीच जो एंगल थीटा होगा वो कितना कंसीडर किया जाएगा, 0। इतना याद रखना आप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ कह सकते हैं हम इसको। इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, वी नो दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। बट अभी हम इसको ही एक्सपेंड कर लेते हैं, बी डॉट डी एल को हम लिख सकते हैं बी डी एल और कॉस थीटा, बट हेयर वी नो दैट थीटा इज 0, सो VDL cos 0 वैल्यू इज 1, सो VDL। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन अंदर चला जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे V इंटीग्रेशन DL। वी नो दैट DL इज द एलिमेंट ऑफ होल लेंथ। इफ वी एड अप ऑल DL एलिमेंट्स ऑफ द कंडक्टर देन इट विल बी L, सो वी कैन राइट हेयर BL and here B dot dl। इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 मत मानो। अब एक बात आइएगा, जो L लेंथ है, अगर हमने ये जो कंडक्टर कंसीडर किया है, इट्स रेडियस इज स्मॉल a या स्मॉल r भी कंसीडर कर सकते हैं हम। ठीक है, जो भी हम रेडियस a या r कुछ भी कंसीडर कर लें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी पूरी लेंथ l है, और l लेंथ को हम लिख सकते हैं 2πa, यानी कि जो सर्कमफ्रेंस होगी सर्कमफ्रेंस की इक्वल लेंथ होती है। ओके, तो क्या करेंगे, अब l के प्लेस पर 2πa रख देंगे, तो b ऐसे ही रहेगा, 2πa रख दिया यहाँ पर, और b डॉट डी एल अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ वी नो दैट v डॉट डी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई, तो इसको लिख देंगे म्यू नॉट आई। यहाँ से b हमें कैलकुलेट करना है, तो अगर हमने इसको इधर भेज दिया तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए।
इट इज द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, तो ये हमने फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देख ली यहाँ पर कि किस तरह से हमारे पास अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज करके हम कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा सोलेनोइड। सोलेनोइड के अकॉर्डिंग पहले हम सोलेनोइड की स्टडी कर लेते हैं, सोलेनोइड क्या है, उसके साथ साथ फिर हम उस सोलेनोइड के इनसाइड किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। ओके, तो पहले हम देखते हैं सोलेनोइड। देखो सोलेनोइड क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे पास एक सिलिंड्रिकल पाइप है और इस सिलिंड्रिकल पाइप के ऊपर अगर हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप कर देंगे, ठीक है, तो कुछ इस टाइप की हमारी शेप बनकर आएगी जो यहाँ पर बोर्ड पर बन रही है। यानी कि जब इंसुलेटेड कॉपर वायर को एक सिलिंड्रिकल रॉड के ऊपर इस तरह से रैप कर देते हैं और उसके दोनों एंड्स को क्या करेंगे, हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो नाउ वी नो दैट when the current will be passed through the solenoid, then there will be magnetic field. According to Oersted experiment, every conductor, if there is current, then there will be magnetic field. So similarly here is also a conductor, and when we pass through the current through it, then there will be magnetic field around it. यानी कि जैसे इसमें करंट पास कराएंगे तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट का फ्लो होगा। ओके, तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो होगा इस तरह से, यहाँ से देखो पीछे से करंट जाएगा और इस तरह से जाएगा, ये मूव करता हुआ आगे तक, है ना। तो इसके अंदर करंट जब फ्लो होगा तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी हम कर लेते हैं कैसे होती है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब बेसिक है, 10th क्लास का है, इतना हार्ड नहीं है। अच्छा, बार मैग्नेट को हमने पढ़ रखा है। बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये तो हमने पढ़ ही रखा है ना 9th क्लास, सॉरी 10th में। तो बार मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होते हैं, हम जानते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल। And magnetic field lines in a bar magnet always emerges from north pole and enters to the south pole. And every magnetic field lines or each magnetic field line do not intersect with any other magnetic field line. So all magnetic field lines will be from north pole to south pole outside the magnet. It is compulsory to understand that magnetic field lines are from north pole to south pole outside the bar magnet, but inside the bar magnet they are from south pole to north pole. All the magnetic field lines will be from south pole to north pole. जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी सारी की सारी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होंगी। तो एक सोलेनोइड क्या करता है, एक बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। ये बार मैग्नेट होता है, ठीक है। एक सोलेनोइड पूरा बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, यानी कि इसमें भी दो पोल्स होंगे हमारे पास, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल, और उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो बिल्कुल हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करेंगी। वो तो किसी भी मैग्नेट में कॉमन रहती हैं, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, आउटसाइड और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। और एक बात और याद रखना, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, और हमेशा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कभी कभी 1 नंबर 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लेता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ड्रॉ कीजिए। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमेशा हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाएगा। यूनिफॉर्म मतलब जहाँ पर हर एक पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इक्वली रहेगा। ओके, तो पहली बात तो हमें इसके पोल्स पता लग जाए, वही बहुत है। तो पोल्स पता लगाने के लिए हम क्लॉक फेस रूल यूज कर सकते हैं, ये भी 10th का ही है। क्लॉक फेस रूल यूज करते हैं हम, यानी कि देखो ये हमारे पास दो कॉइल्स हैं, मतलब जो कॉइल हम यहाँ से देख रहे हैं ना, ये एक सोलेनोइड में बहुत सारी कॉइल्स होती हैं, इसकी कोई एक कॉइल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पाइप को मैंने ऐसा कर लिया, ये ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा है देखो इस तरह से, और ये आगे तक करंट जा रहा है पास होता हुआ इस तरह से, ठीक है। यहाँ से करंट जाएगा, स्टार्ट होता हुआ अंदर तक जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ करंट पीछे से जा रहा है और एक क्लॉक वाइज जा रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉक वाइज। ओके, एक बात बताओ, अगर इस कॉइल में करंट इस तरफ से, अगर कैमरे में मैं आपको इस तरफ से दिखा रहा हूँ तो आपको एक क्लॉकवाइज दिख रहा है, लेकिन देखो इसी हाथ को मैं घुमाते घुमाते इस तरह से आ जाऊँगा, आपको इसका ये वाला एंड दिखाऊंगा। अभी आपको हाथ कैसा दिख रहा है, बिल्कुल घूमता हुआ एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कैसा है ये, क्लॉकवाइज, ठीक है। एक ही कॉइल के दो फेस होते हैं, जिसमें एक साइड करंट हमको क्लॉकवाइज दिख रहा होता है और दूसरी साइड हमको करंट कैसे दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो एक बार फिर देखते हैं, ये हमारा पेन है और इसमें करंट जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अब इस उंगली को, फिंगर को मैं इस तरह से रोटेट कराता रहूंगा और आप अब इस साइड से देखना,
ठीक है। अब आपको कैसा दिख रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी भी कैसा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक कॉइल में दो फेस होते हैं, इस फेस से हम देख रहे हैं, तो इधर से कोई पर्सन अगर देख रहा है उसको, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसा है, क्लॉकवाइज। लेकिन उसी चीज़ को अगर इधर से कोई पर्सन देख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको हम बना देंगे इधर से एंटी क्लॉकवाइज। तो अब याद रखना, एक ही फेस में दो साइड करंट, मतलब एक साइड से करंट क्लॉकवाइज है, एक साइड करंट एंटी क्लॉकवाइज है। जिस साइड से करंट क्लॉकवाइज दिखाई देता है, जिस साइड, ये कैसा एंटी क्लॉकवाइज और ये कैसा हमारा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जिस साइड से करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, तो जिस साइड से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है उस साइड हमेशा नॉर्थ पोल होता है, और जिस साइड करंट क्लॉकवाइज दिखता है उस साइड साउथ पोल होता है। यानी कि यहाँ से हमें कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज, यानी कि इस साइड क्या है, इसका साउथ पोल, और इस साइड से जो पर्सन दिख रहा है उसको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, तो उधर से नॉर्थ पोल। अब इस पूरे सोलेनोइड में एक कॉइल तो है नहीं, बहुत सारी कॉइल्स हैं छोटी छोटी, है ना, तो वो बहुत सारी कॉइल्स मिलकर क्या बन जाएंगी, पूरा एक सोलेनोइड बन जाता है। तो उसमें जितने भी साउथ पोल होंगे वो इस साइड होंगे, इस कॉइल का साउथ पोल इस साइड, इस वाली कॉइल का, इस वाली कॉइल का, इस वाली कॉइल का, सबका साउथ पोल इधर और सारा नॉर्थ पोल इधर। ठीक है, तो सारे साउथ पोल का एडअप करते हैं तो पूरा मतलब पूरा होल साउथ पोल इधर बन गया, नॉर्थ साउथ पोल इधर बन गया। अब हमको देखो यहाँ मैग्नेट में तो नॉर्थ साउथ इधर था, लेकिन हमको तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखनी है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं, तो वो हम फटाक से बना देंगे यहाँ पर अब नॉर्थ से साउथ की तरफ, बिना सोचे समझे। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं एक सोलेनोइड के इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अच्छा, हमें ये मैंने केवल डिस्कस किया है, इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन यूज़ इसका यही है कि आपको पता होना चाहिए। हमें तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सोलेनोइड थी इसका हम एक सेक्शनल व्यू ले लेंगे, यानी कि इसको एक चाकू से लिया और ऐसे ऐसे कट कर दिया। अब जो आधा पाइप निकल कर आएगा उसको हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो वो डायग्राम मैं बनाकर दिखाऊंगा यहाँ पर। उससे पहले दो पॉइंट्स और समझ लो। अगर किसी कॉइल में से करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से करंट ऊपर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि ये है, ये हमारी वो थी पाइप, ठीक है, और इसमें करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फिंगर में सामने की तरफ लेकर आ रहा हूँ, आपके कैमरे की तरफ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ से मैंने कट किया है इसको। यहाँ मान लो आपका एक पेपर लगा हुआ है, ठीक है, वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से करंट जब बाहर निकल कर आएगा, यहाँ करंट बाहर निकल रहा है और यहाँ नीचे आके करंट अंदर जा रहा है पेपर में, पूरा पेपर ऊपर नीचे यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो देखो ये फिंगर जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो आपको करंट कैसा दिखाई देगा, बाहर आता हुआ, और जब ये करंट ऐसे जाएगा तो करंट इनसाइड अंदर जाता हुआ। तो उन्हीं चीज़ को, जहाँ पर करंट इनसाइड जाएगा, जहाँ करंट किसी प्लेन में इनसाइड जाएगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से, और जहाँ पर क्या होगा, करंट आउटसाइड आ रहा होगा वहाँ पर हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आप याद रखना, आउटसाइड के लिए डॉट से और इनसाइड के लिए क्रॉस से। ठीक है, तो यहाँ इसी को समझाते हुए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने एक सोलेनोइड का क्या किया है, सेक्शनल व्यू ले लिया है, सेक्शनल व्यू। ठीक है, इसमें यहाँ से करंट क्या हो रहा है, आउटसाइड निकल कर आ रहा है, बाहर निकल कर आ रहा है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट इनसाइड जा रहा है। यानी कि मैं यहाँ पर जो सोलेनोइड बनाई थी वही मैंने एक नाइफ से कट करने के बाद यहाँ पर उसको सेक्शनल व्यू उसको जूम करके रख दिया है, तो उसमें करंट इस तरह से पास हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने समझाया था। तो यहाँ से करंट आउटसाइड और यहाँ पर इनसाइड। ओके, अब इसके इनसाइड किसी पॉइंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, स्ट्रेट सोलेनोइड है ये। ठीक है, इसके इनसाइड किसी पॉइंट पर हमको क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और हम जानते हैं कि किसी भी सोलेनोइड के इनसाइड, मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हमने ये पैरेलल लाइंस बना ली, और यानी कि इससे पता लग रहा है कि ये कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नाउ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड वी कंसीडर ए एम्पीरियन लूप। हमने एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया। वी कंसीडर ए एम्पीरियन लूप which have sides A, B, C, T, means AB, BC, CD and DA. It is a Ampere loop and we have to find magnetic field at any point this. Okay, किसी भी पॉइंट पर हमें फाइंड करना है, तो हमने एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया है। नाउ वी नो दैट, नाउ वी विल यूज एम्पीयर सर्किटल लॉ। हम जानते हैं इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने एक
एम्पिरियन सर्किटल लूप कंसीडर कर लिया है, ठीक है, एम्पिरियन लूप कहते हैं इसको, कंसीडर कर लिया है। अब इसकी हर एक साइड की लेंथ होगी, मान ली पूरी लेंथ कितनी है, एल है, तो बहुत छोटे छोटे डीएल एलिमेंट से मिलकर बनी होगी। यहाँ पर देखो ये डीएल एलिमेंट इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये डीएल एलिमेंट ऊपर जा रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके 90 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो डीएल एलिमेंट इस तरह से है और जबकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इसके 90 डिग्री है। यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं देखो बीसी साइड में और एडी साइड में जो बी और डीएल के बीच जो एंगल आएगा, यानी कि बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल एलिमेंट के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते क्या है, फ्रॉम एम्पियर्स रूल हम जानते हैं, वी नो दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई होता है, लेकिन बी डॉट डी एल को हमने एम्पियर्स लूप कंसीडर किया है, तो इसमें साइड जो ए बी सी डी है इन सारी साइड्स पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है, तो उसको हम 4 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ओके, ए टू बी डॉट डी एल प्लस बी टू सी, ए टू बी टू सी, बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी बी डॉट डी एल प्लस डी टू ए बी डॉट डी एल। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, मैंने आपको समझाया था बीसी साइड में कि डीएल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री, और एडी साइड में बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ तक तो इक्वेशन नंबर 1 हम बना देते हैं इसको। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं साइड बीसी साइड कौन सी, ये वाली, और साइड एडी साइड कौन सी, ये वाली, यानी कि इन दोनों पर डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। साइड बीसी बी डॉट डी एल, ठीक है, बी डॉट डी एल, इसको हम कितना लिख सकते हैं, ए डॉट बी को हम ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी सी को हम लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल को हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 0, यानी कि ये पूरी टर्म कितनी हो गई, 0, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल सेम कौन सी टर्म 0 हो जाएगी, डी टू ए वाली टर्म भी बी डॉट डी एल इक्वल्स टू, जब इसको एक्सपेंड करेंगे डी टू ए बी डी एल कॉस 90 इक्वल्स टू 0, ये भी टर्म 0 हो गई, यानी कि ये वाली दोनों टर्म तो कितनी हो गई भाई, 0 हो गई, है ना, ये वाली टर्म दोनों 0 हो गई, वो तो हम बाद में लिख लेंगे, चलो। और यहाँ पर देखो ये सी टू डी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ सोलोनाइड, किसी भी सोलोनाइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना लिया गया, 0 लिया गया है। सो इसलिए सी टू डी बी डॉट डी एल इक्वल्स टू 0, यहाँ लिख देंगे बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड, या बिकॉज बी इक्वल्स टू 0 आउटसाइड ऑफ सोलोनाइड, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज 0 आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड, ठीक है। किसी सोलेनोइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है, 0 रहता है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, बची कौन सी, ये वाली। तो इस पर डिस्कस करते हैं अब आगे क्या करना है। तो यहाँ से हमने लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल लिखा था, वो हम लिख लेते हैं ऐसे ही, इक्वल्स टू कितना बचा, ए टू बी डॉट डी एल, और ए टू बी साइड में हम जानते हैं कि डी एल और बी के बीच कितना एंगल है, 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू बी डी एल, और बी डी एल को कितना जाएगा, बाहर निकल कर ये बी एल आ जाएगा, ठीक है। ए टू बी का यहाँ पर इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू रखोगे ए टू बी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, आपको केवल बी इसको आगे भेज देंगे, मतलब इस तरह से हो जाएगा ये, है ना। डी एल का इंटीग्रेशन आपको कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि ए बी साइड का आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ए बी साइड का तो करेंगे तो एल आ गया, हर एक साइड की लेंथ कितनी है, एल लेंथ है यहाँ पर, तो एल आ गया ये। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ ध्यान से देखते हैं, ये सोलोनाइड जो है, इस सोलोनाइड में क्या कहते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं n नंबर, सो लेट अस कंसीडर, लेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने कंसिडर कर लिया कितना, स्मॉल एन, ठीक है। अब पूरी एल लेंथ में, पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, एल है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे पूरी लेंथ में, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलोनाइड, सोलोनाइड की लेंथ एल है भाई, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, एन एल हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने एन है, तो पूरी लेंथ में कितने हो गए, एन एल हो गए, है ना, यानी कि एन एल है। अब ये कहता हूँ अगर एक टर्न था तो उसमें से करंट एक बार पास हो रहा था, दो टर्न्स होते, दो रिंग्स होती तो दो बार करंट पास होता। अब यहाँ पर टोटल रिंग्स कितनी है, एन एल, तो करंट कितनी बार पास होगा, एन आई एल। इसका मतलब क्या है, कितनी बार करंट थ्रेड करेगा, टोटल जो कॉइल्स हैं उनको एन आई एल टाइम्स करंट क्या करेगा, थ्रेड करेगा, यानी कि टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट कितना हो जाएगा, एन आई एल। याद रखना इतना, टोटल करंट आ गया। अब एम्पियर्स रूल हम यूज करेंगे, या हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये वाली जो इक्वेशन आई थी देखो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1 तक तो हमने सॉल्व कर ली। बी डॉट डी एल इतना आया है, एम्पियर्स रूल के अकॉर्डिंग बी डॉट डी एल हम जानते हैं कितना होता है, म्यू नॉट आई होता है। यानी कि ये इक्वेशन पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो नीचे, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू कितना, बी एल, और एम्पियर्स रूल के अकॉर्डिंग हम जानते हैं बी डॉट डी एल के प्लेस पर हम कितना लिख सकते हैं, म्यू नॉट आई लिख सकते हैं। यानी कि इसके प्लेस पर लिखेंगे म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई का मतलब क्या है, टोटल करंट। आई क्या होता है, टोटल करंट होता है, तो टोटल करंट लिख देंगे इक्वल्स टू कितना, बी एल। टोटल करंट इक्वल्स टू कितना, बी एल। अब यहाँ थोड़ा चलो, टोटल करंट हमने कितना निकाला, एन आई एल निकाला। टोटल करंट हमने कितना फाइंड किया, टोटल करंट हमने फाइंड किया था एन आई एल, कितना, एन आई एल, ठीक है। तो देखो बी एल हो जाएगा, बी एल इक्वल्स टू एन आई एल, टोटल बी एल इक्वल्स टू एन आई एल, टोटल करंट की वैल्यू रख दी, इंटू म्यू नॉट भी तो आएगा, इंटू म्यू नॉट, एल से एल कैंसिल, तो बी इक्वल्स टू कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई, ठीक है। टोटल करंट आ गया म्यू नॉट एन आई। यानी कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके इनसाइड की वैल्यू आ गई इतनी निकल कर। ओके, अब कभी कभी पूछ लेता है कि किस सोलोनाइट के एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ है, तो बिल्कुल सेंटर में निकल, मिडिल में निकल कर आया, सेंटर में। अगर यहाँ पर पूछने लगे तो ये एट वन एंड ऑफ सोलोनाइड, ठीक है, उसके इनसाइड की ही बात चल रही है। अगर कभी सोलोनाइट के इनसाइड एक एंड पर पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका जस्ट हाफ हो जाता है, यानी कि 1/2 म्यू नॉट एन आई। याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सोलोनाइट के सेंटर पर जो होता है, तो कॉर्नर्स पर, उसके इनसाइड किसी भी कॉर्नर पर, एक एंड पर बिल्कुल मिडिल का जस्ट हाफ हो जाता है। तो इसका ग्राफ भी आ जाता है, ग्राफ भी पूछ लेता है वो कि मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाकर दिखाइए सोलोनाइट के इनसाइड। तो पूरे सोलोनाइट का इनसाइड हम बनाएंगे, तो अगर ग्राफ पूछ लेता है वो, ठीक है, तो याद रखना ग्राफ बताता हूं मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। ये ग्राफ आपको कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो, हाँ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है B, ये तो बिल्कुल मिडिल की बात हो गई। मिडिल में अगर मैग्नेटिक फील्ड B है सोलोनाइट के, तो उसके जो एंड्स हैं, ये जो एंड्स आए दोनों, ठीक है, एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B/2 हाफ होता है। तो ये ग्राफ हो गया सोलोनाइट के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। ओके, अब इस वीडियो में तो हमने यहाँ तक करा है। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं टोरोइडल सोलोनाइड, यानी कि स्ट्रेट सोलोनाइड तो हमने पढ़ ली, टोरोइडल यानी कि इस सोलोनाइड को अगर हम इस तरह से मोड़कर, या एक क्या कहते हैं, जो चूड़ी वगैरह होती है उसके ऊपर रैप करके बना देते हैं, ठीक है, तो हमारी टोरोइडल सोलोनाइड बन जाती है। उसकी स्टडी हम नेक्स्ट